नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विकास यात्रा, यानी कि संविधान का विकास कैसे हुआ या संविधान बनने से पूर्व जो हमारे एक्ट हैं, जो अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बनाए गए थे, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत हुई? तो हमें क्या बताना है कि बजट पर बहस, ऐसा कौन सा अधिनियम, ऐसा कौन सा एक्ट बना, ऐसा कौन सा कानून बना जिसके माध्यम से बजट पर बहस करने की जो शक्ति भारतीय लोगों को मिली। हालांकि हमने पढ़ चुके हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की हमारी वीडियो पहले डल चुकी है, जिसमें हमने बताया था कि भारतीय लोगों को कानून बनने के लिए शामिल तो कर तो लिया गया, लेकिन प्रश्न पूछने पर और बजट पर बहस करने का अधिकार उनको नहीं दिया गया। ठीक है। तो भारतीय यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तक बजट पर बहस करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद में दिया गया होगा। तो ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में भारतीय लोगों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न है कि संविधान सभा में जो मेंबर का जो चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ था? ठीक है। पढ़ना क्या है कि संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो ऑप्शन क्या है? सीधे जनता के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, या भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा। अगला टॉपिक है जो लिख नहीं पाए हम, वो है अप्रत्यक्ष चुनाव जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है। तो उसमें क्या है? डी ऑप्शन में जो चुनाव हुआ था वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ था। ठीक है। हम जानते हैं कि जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था और किसके अनुसार हुआ था? ये कैबिनेट मिशन आयोग के अनुसार चुनाव हुआ, जिसमें यह चुनाव कैसा हुआ? यह इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि जनता ने इनको वोट नहीं किया। जनता ने पहले वोट किया प्रांतीय विधानसभा के जो लोग थे उनको वोट किया, फिर उन मेंबर ने संविधान सभा के लिए वोट किया। ठीक है दोस्तों, यह चुनाव कौन सा है? अप्रत्यक्ष चुनाव है। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो ठीक है, कहाँ किया गया? कलकत्ता में। कौन सी न्यायालय, कौन सी कोर्ट है? इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। किस एक्ट के माध्यम से हुई थी? तो ऑप्शन है हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1813, और डी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ठीक है। तो पहले किया गया केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो आपके ऑप्शन है
तो पहला ऑप्शन है ए, भारत सरकार अधिनियम 1909। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919। तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935। और चौथा है डी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1940। इसमें आपका जो सही आंसर है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की या निर्गत करने की शक्ति है वो प्रेरित है कहाँ से है? तो ऑप्शन है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1947। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जो हमारे संविधान में है अध्यादेश करना, वो आर्टिकल 123 में, ठीक है, किसमें है 123 में, आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये 1935 से वहाँ से लिया गया है। इससे पहले भी हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के माध्यम से बताया गया था कि वायसराय को भी अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस पास करने की पावर दी गई थी। वो दी गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अनुसार। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो जो हमारी विधान पालिका है उसके दो सदन हैं, तो ये कब बनाई गई? तो हमारा ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। तो ये बनाई गई भारत सरकार अधिनियम 1919 में। इसका सही आंसर है वो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से जो भारतीय विधान पालिका थी उसके दो सदन बनाए गए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और डी के एम मुंशी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। क्या है? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा 8वां कि भारतीय राष्ट्रीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के माध्यम से किया गया? तो यह है ऑल इंडिया फेडरेशन। तो अखिल भारतीय महासंघ क्या है? ऑल इंडिया फेडरेशन को स्थापित करने का जो प्रावधान किया गया वो इसमें ऑप्शन क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो उसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके माध्यम से ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई या अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तो क्या है? संविधान की रचना के लिए जो संविधान सभा बननी चाहिए, देखिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए जो संविधान का निर्माण करे। यह सबसे पहले विचार किसने प्रस्तुत किया? तो है ऑप्शन हमारा स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में और सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए, स्वराज पार्टी ने
1934। यह स्वराज पार्टी किसकी है? ये है मोतीलाल नेहरू की, और इसके दूसरे थे चित्तरंजन दास। इन दोनों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इन्होंने संविधान सभा के लिए कहा कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, जो एक संविधान सभा बनाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर देना चाहिए। यानी कि इसको वयस्क मताधिकार है, इसका मतलब है कि जिसकी उम्र 18 साल की हो जाएगी उसे वोट डालने का या अपने मत देने का अधिकार मिल जाएगा। इस अधिकार को 15 वर्ष के लिए रोक देना चाहिए। यह किसने कहा? तो ये कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या मौलाना आज़ाद ने, या डॉक्टर अंबेडकर ने। तो आपका सही आंसर है सी ऑप्शन, मौलाना आज़ाद ने। ठीक है, इन्होंने कहा कि अभी इसकी वयस्क मताधिकार की अभी आवश्यकता नहीं है, इसको 15 वर्ष के लिए रोक देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब किया गया? यानी कि हमने कब स्वीकार किया भारतीय संविधान को? तो ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, या 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, या डी ऑप्शन में है 15 नवंबर 1949 को। तो हमारा सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया, यानी स्वीकार किया 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न आता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होना चाहिए कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, यानी स्वीकार किया। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सम्मुख, संविधान सभा के सामने प्रस्तावना का किसने रखा? यानी प्रस्तावना, इसे हम उद्देश्य का भी कह सकते हैं, इसे हम प्रियम्बल भी कह सकते हैं, इसे हम आमुख भी कह सकते हैं। अगर प्रश्न में प्रस्तावना आता है कि संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा, या संविधान सभा के सम्मुख आमुख का प्रस्ताव रखा, या संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य का प्रस्ताव रखा, या संविधान सभा के सम्मुख प्रियम्बल का प्रस्ताव रखा, तो किसने रखा? तो हमारा ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर, सी ऑप्शन है के एम मुंशी, और डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा सही आंसर है ए ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा संविधान सभा के सामने। अगले प्रश्न आते हैं कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन किस योजना पर आधारित है? तो ये ऑप्शन में मार्ले मिंटो सुधार 1909। इस मार्ले मिंटो सुधार को हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं। एक है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इसको हम भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहते हैं। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935, और डी ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा यानी विभाजन की योजना बनाई गई। यानी कुछ शक्ति राज्य को भी दी जानी चाहिए और कुछ शक्ति केंद्र को दी जानी चाहिए। इन दोनों में बंटवारा होना चाहिए, कौन सी पावर राज्य को होगी और कौन सी पावर केंद्र को होगी। अगला प्रश्न है हमारा, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो ऑप्शन है हमारा बंगाल, बी ऑप्शन उत्तर पश्चिम प्रांत जहां पाकिस्तान है, सी ऑप्शन
पंजाब और डी ऑप्शन बिहार। तो हमारा आंसर है बंगाल। तो बंगाल में मुस्लिम लीग यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में प्रांत में सरकार बनी। तो कहाँ बनी है? बंगाल में। कब? 1940 के चुनाव के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, कंजर्वेटिव पार्टी की, लेबर पार्टी की या लिबरल पार्टी की? ठीक है, तो ये हमारी जो सरकार वहाँ इंग्लैंड में जो सरकार थी जब 1947 के उसमें, तो ये थी पार्टी लेबर पार्टी। ठीक है, यानी कि मजदूर पार्टी। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, यानी कि इसकी ज़रूरत सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्ति तक ही है कांग्रेस की? तो किसने कहा? तो ऑप्शन है हमारा सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण जिसे हम जीपी कहते हैं, तीसरे आचार्य कृपलानी और डी ऑप्शन महात्मा गांधी। तो ये कहा, सही आंसर है महात्मा गांधी ने, कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, इसकी ज़रूरत अब आगे नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ऑप्शन 4 या 5 या 6 या 7? ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, और इस पूरी कमेटी में जो टोटल मेंबर थे वो थे 7, जिनमें एक अध्यक्ष थे और इनके अलावा 6 अन्य मेंबर थे। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 6। अगर इसमें आता है कुल मेंबर कितने हैं, तो है 7। अब प्रश्न क्या है कि अंबेडकर की अध्यक्षता में कितने अन्य यानी कि अंबेडकर के अलावा कितने अन्य मेंबर हैं? तो प्रश्न आंसर होगा हमारा 6। तो कौन कौन से इसमें जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर अंबेडकर, दूसरे हैं इसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर हैं, के एम मुंशी हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं, बी एल मित्र हैं, इनके बाद बन जाते हैं एन एम राव बन जाते हैं, क्योंकि ये हट गए थे कुछ समय बाद। इसके बाद 7वें हैं डी पी खेतान, लेकिन इनकी मृत्यु अचानक हो जाती है। इसके बाद बनते हैं टी टी कृष्णामाचारी। ठीक है, तो कुल मेंबर कितने हैं? कुल हैं 7, जिनमें अध्यक्ष हैं डॉक्टर अंबेडकर और इनके अलावा 6 अन्य सदस्य हैं। तो पूछ क्या रहा है? 6 अन्य, वो कितने अन्य सदस्य हैं थे? तो आंसर है हमारा 6। ठीक है, अगर कुल पूछता है तो 7 है, और पूछ रहा है अन्य कितने हैं, तो अन्य हैं 6 अध्यक्ष के अलावा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका गठन कब किया? किसने किया? संविधान सभा ने किया। किसकी अध्यक्षता में किया? डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में किया। ठीक है, कब किया? तो ऑप्शन है हमारे 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, तीसरा सी 3 जून 1947 और चौथा है डी ऑप्शन 29 अगस्त 1947। तो हमारा सही आंसर है 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय, जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो हमारे ऑप्शन डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव और के एम मुंशी। तो उसमें हमारा जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन बी एन राव। बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे।
ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया गया? तो प्रश्न हम पढ़ चुके हैं पीछे कि यह अपनाया गया 26 नवंबर को 1949 को। ठीक है, लेकिन अब क्या है, किसके द्वारा अपनाया गया? तो हम पढ़ चुके हैं 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, किसके द्वारा? हमारा ऑप्शन है संविधान सभा के द्वारा, दूसरा ब्रिटिश संसद के द्वारा, तीसरा गवर्नर जनरल के द्वारा, चौथा भारतीय संसद के द्वारा। तो हमारा सही आंसर है वो है संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो अगर प्रश्न आता है, कंफ्यूजन कहाँ होता है कि भारतीयों को अगर प्रश्न आता है प्रशासन में सहभागिता बनाई, तो वो है चार्टर एक्ट 1833 में। ठीक है, तो प्रश्न अगर आता है कि भारतीयों ने प्रशासन में हिस्सा लेना शुरू किया तो कब किया, किस एक्ट के माध्यम से किया? तो वो है चार्टर एक्ट 1833, जो इस प्रश्न का उत्तर है। अगर प्रश्न आ जाए इस प्रशासन की जगह पर अगर विधायी आ जाए, ठीक है, कि कानून बनाने में भारतवासियों को कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो वो एक्ट होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो दोनों में अंतर क्या है? अगर प्रशासन में हिस्सा के लिए बात आ जाए तो आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। अगर विधायी आ जाए या कानून बनाने में आ जाए तो वो आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो दोनों में अंतर ये है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी, इसका गठन 1946 में हुआ था, यानी कि कब तक हुआ था कि जब तक हमारे देश में चुनाव न हो। ठीक है, तो चुनाव तक सरकार रहेगी, इसे हम कहेंगे अंतरिम सरकार। तो इस अंतरिम सरकार में जो कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे वो कौन है? तो हमारा आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और जो अध्यक्ष हैं वो है हमारे गवर्नर जनरल माउंटबेटन। अगला प्रश्न हमारा 24वां कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ? तो प्रश्न है पश्चिम बंगाल से, दूसरा बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, और डी पंजाब से। तो जो सबसे पहले निर्वाचन हुआ वो हुआ था पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल को जहाँ से हुआ था उस जगह को दे दिया गया पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया। फिर हुआ बम्बई प्रेसिडेंसी के माध्यम से निर्वाचन हुआ संविधान सभा में। तो हमारा ऑप्शन क्या है? बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो इनका दो जगह से होता है, बम्बई प्रेसिडेंसी से और पश्चिम बंगाल से। लेकिन जो पश्चिम बंगाल से होता है उस जहाँ से होता है उस जगह को पूर्वी पाकिस्तान में दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? यानी कि बर्मा पहले भारत का एक हिस्सा था और भारत से अलग होता है। कौन से एक्ट के माध्यम से अलग होता है? तो वो ऑप्शन है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो हमारा जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से बर्मा भारत से अलग हो जाता है। ठीक है, और 1935 के माध्यम से ही राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो निर्गत है वो शक्ति वहाँ से
प्रेरित हुए। अगला क्या है 1935 में ही है कि जो केंद्र और राज्य को शक्तियों का बंटवारा है वो भी हमने यहाँ से लिया है 1935 से। अगला है हमारा जो ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना है वो किसके माध्यम से है, वो भी इसी एक्ट के माध्यम से है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से। तो उसमें 5 चीज़ क्या है, तो पहला है बर्मा भारत से अलग हुआ 1935 के अधिनियम के अनुसार। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1935 के अनुसार, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ से ली गई 1935, तीसरा हो गया। चौथा है ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना यहाँ से ली गई, और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा था वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से लिया जाता। ठीक है, तो आपको 5-6 चीज़ याद रखनी है। ये है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज यानी जो तिरंगा है उसको कब अंगीकृत किया यानी कब स्वीकार किया? तो हमारा प्रश्न आंसर है 22 जुलाई 1947 को, 23 जुलाई 1947 को, 25 जुलाई 1947 को और 15 अगस्त 1947 को। तो हमारा जो सही आंसर है वो है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने जो हमारा तिरंगा है राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पहले भारत के पहले लॉ मिनिस्टर यानी कि कानून मंत्री कौन है? तो वह है डॉक्टर अंबेडकर। बाद में इन्होंने हिंदू कोड बिल लागू न करने पर अपना इस्तीफा दे दिया था मंत्रिमंडल में। अगला प्रश्न है 28वां कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो ऑप्शन 10, 12, 13 या 15। तो प्रश्न आ जाता है ये एग्जाम में कि संविधान सभा में जो महिलाएं थीं वो उनका टोटल था 15। रेडक्लिफ समिति जो रेडक्लिफ कमेटी थी वो किसके लिए नियुक्त हुई थी? भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या की सुलझाने के लिए हुई थी, या स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए हुई थी, या भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए हुई थी, या डी ऑप्शन पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए हुई थी। तो हमारा सही आंसर है रेडक्लिफ जो कमेटी थी वो हुई थी भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको निर्धारित करने के लिए हुई थी, और उसी के नाम पर पड़ गया रेडक्लिफ सीमा, रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है, बांटती है। अगला प्रश्न है और हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1935 में, 1937 में, 1947 में और 1946 में। तो हमारा जो आंसर है वो है बी आंसर, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब प्रश्न आता है कौन से एक्ट के माध्यम से की गई थी? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से की गई थी। तो हम 5 पढ़ चुके हैं। 6वां ये है कि 1935 में क्या बढ़ गया कि संघीय न्यायालय की स्थापना, ऑल इंडिया फेडरेशन, केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये सब क्या है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।